नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। आपको बताएंगे कि निवेश की दुनिया को कौन सा बड़ा आघात लगा है, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने बंद किए 70 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर्स। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने की बड़ी बैठक। बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया। अगली बैठक जनवरी में। निवेश की दुनिया के दिग्गज चार्ली मुंगेर का 99 वर्ष की अवस्था में निधन। वॉरेन बफेट के सबसे करीबी माने जाने वाले मुंगेर कंपनी के दर्शन और मनोविज्ञान के लिए जाने जाते थे। बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट और लोलापुलुजा सिद्धांत के लिए मशहूर थे चार्ली मुंगेर। मई के बाद से सोना 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मंगलवार को 1.3% बढ़कर के वैश्विक बाजार में सोना $2028 प्रति औंस के स्तर पर पहुंचा। भारत में कीमतें 61,000 के करीब, चांदी 78,200 के स्तर पर। और सप्ताह की तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल हरे निशान के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी तमाम खबरें देंगे आपको, क्योंकि आज बड़े आईपीओ की भी लिस्टिंग होने जा रही है। ये आज की टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आपको कि कौन से वो बड़े आईपीओज हैं जहां पर आज निवेशकों की किस्मत खुलने जा रही है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है उस पर निगाह डालने से पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत किस तरह से हुई। देख लेते हैं किस तरह से आज बाजारों की शुरुआत हुई। और गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे उससे आज लग रहा था कि जो भारतीय बाजार हैं वो तेजी के साथ आज अपने कारोबार की शुरुआत करेंगे, और ऐसा ही हुआ। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत के बाद आज इस वक्त देखें तो भारतीय जो बाजार हैं वो फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव जोन में हुई है। 1.5 अंक सिर्फ नीचे हमें आज गिफ्ट निफ्टी से संकेत जो मिले शुरुआत में, वहाँ पर गिरावट जरूर दिखाई दी। लेकिन आज देखें तो किस तरह से आज जो ओपनिंग हुई है बाजारों की उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, और देखते हैं कि सेंसेक्स की ओपनिंग 234 अंक ऊपर आज होती हुई दिखाई दे रही है। और सेंसेक्स में इससे भी ज़्यादा बढ़त इस वक्त कारोबार में दिखाई दे रहा है। और निफ्टी ने भी अपना जो खाता है वो हरे निशान यानी फायदे के साथ शुरुआत की आज के कारोबार की। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 73 अंक ऊपर खुलता हुआ 19,963 के स्तर पर, और इस वक्त देखें तो निफ्टी 95 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 19,985 का स्तर आज दिखाई दे रहा है। और सेंसेक्स ने 330 अंकों की छलांग लगाई है। कहां पर है आज थोड़े से फायदे आपको बताते हैं। वो स्टॉक्स जहां पर आज निवेशकों को शुरुआती कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम और अदानी पोर्ट्स वो कुछ स्टॉक्स जहां पर 0.85 से लेकर के 1.58% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। आज के टॉप गेनर्स BSE के आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा सा नुकसान शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रहा है। उसमें सन फार्मा करीब 0.5% नीचे, कोल इंडिया में 0.16% की गिरावट, पावर ग्रिड में भी थोड़ी सी गिरावट, डिवाइस लैम्प, बजाज ऑटो, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर इस वक्त गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्शन है उस HDFC बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स और रिलायंस में नजर आ रहा है। वैश्विक कारोबार पर भी एक निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से अमेरिकी बाजार वायदा कारोबार में अपने कारोबार की शुरुआत आज कर चुके हैं। 55 अंकों पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 फ्लैट काफ़ी 4,551 का स्तर दिखाई दे रहा है। और नैस्डैक ये वायदा कारोबार में जो अभी के स्तर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नैस्डैक 14,256, 15 अंकों पर कारोबार करता हुआ। कल यूरोपीय बाजारों की बंदी कैसे हुई थी वो आपको बताते हैं। लंदन के बाजार में हमें गिरावट दिखाई दी 5 अंकों की, फ्रांस के बाजार में 15 अंकों की गिरावट, और डैक्स यानी जर्मनी का जो बाजार है वो 15,992 के स्तर पर 26 अंक ऊपर कल खुलता हुआ दिखाई दिया। और अब ब्रेंट क्रूड का भाव देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड काफ़ी राहत दे रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और अगर हम ब्रेंट क्रूड के भाव की बात करें तो करीब करीब 81 का आज स्तर देखा गया। $81 प्रति बैरल का स्तर
81.76, बहुत स्पेसिफिक होना चाहें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कल के भाव से, लेकिन आज ये 81 का स्तर दिखा है। काफ़ी राहत की खबर है, क्योंकि हमने देखा था अक्टूबर महीने में 10% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो क्रूड ऑयल में देखी गई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारा जो बास्केट है वो करीब 85-86 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर, निवेश की दुनिया के बहुत बड़े दिग्गज माने जाने वाले चार्ली मुंगेर पर हम करेंगे बात, और क्यों उनको निवेश की दुनिया में इतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। दिग्गज निवेशक और दुनिया की जाने मानी इन्वेस्टिंग फर्म बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर का 28 नवंबर को 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार रात अपनी आखिरी सांसें ली। बर्कशायर हैथवे ने एक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की है। कंपनी ने कहा, मुंगेर ने बगैर किसी पीड़ा के कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। चार्ली मुंगेर को बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे का दाहिना हाथ माना जाता है। चार्ली मुंगेर के निधन के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बर्कशायर हैथवे के CEO वॉरेन बफेट ने कहा कि बिना चार्ली की प्रेरणा, बुद्धि और भागीदारी के ये कंपनी मौजूदा स्थिति में नहीं होती। साल 1924 में जन्मे चार्ली मुंगेर के पास रियल एस्टेट सेक्टर में खास महारत हासिल थी। फोर्ब्स के मुताबिक चार्ली दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 122वें स्थान पर हैं और उनकी नेटवर्थ 2.6 अरब डॉलर आंकी जा रही है। मुंगेर का जन्म 1 जनवरी 1924 को हुआ था और आने वाले 9 वर्ष पर वो 100 साल के हो जाते। मुंगेर के निधन पर उद्योग जगत के बड़े नामों ने शोक जताया। एप्पल के CEO टिम कुक ने ट्वीट करके कहा, महान उद्योगपति और अपने आसपास की दुनिया पर पैनी नजर रखने वाले चार्ली मुंगेर ने अमेरिकी इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने में मदद की। अपनी बुद्धिमानी और समझबूझ से कई पीढ़ी के लीडर्स को प्रभावित किया। उनकी बहुत याद आएगी। रेस्ट इन पीस चार्ली। धीरेन्द्र कुमार CEO वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत धन्यवाद। चार्ली मुंगेर साहब को आपने बहुत अरसे तक फॉलो किया है, कैसे याद करते हैं आप उन्हें? कॉमन सेंस का खजाना, जो कि सफलता डिमॉन्स्ट्रेट कर चुका हो, वॉरेन बफेट का पार्टनर, और बहुत ही कॉमन सेंसिकल रूल्स को फॉलो करते हुए लंबे अरसे में सफल होना। और अगर याद किया जाए कि बहुत छोटी छोटी बातें की, जो आपकी आमदनी होती है उससे थोड़ा कम खर्च कीजिए, सावधानी से निवेश कीजिए, जो समझ में ना आए वो मन ना करें, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक एक्टिविटी को से दूर रहिए, थोड़ा डिफर कीजिए आपकी जो जरूरत है। आज जो हम भविष्य के आमदनी को खर्च कर देते हैं पहले ही, उसका उल्टा उन्होंने कहा था। और उसके अलावा उनका सबसे बड़ा जो सबक मुझे लगता है कि जो हमेशा बताते रहते थे कि सीखना बंद मत कीजिए। जी धीरेन्द्र जी, चूंकि उनको वॉरेन बफेट के साथ हमेशा से जोड़ करके देखा गया, उनके दाहिने हाथ माने जाते थे और कई सारी उनकी सलाह पर वॉरेन बफेट ने खुद उन्होंने अपनी साझा निवेश को अंजाम दिया। उनके निवेश का एक सेंट्रल थीम अगर आप समझाना चाहें, जो निवेशकों को आज भी याद रखना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि समझ करके निवेश कीजिए, अंदाजे पे मत कीजिए, और नंबर को मत झुठलाइए। और ये काफी बारीकी से ये जो आज जो निवेश का जो दौर चला हुआ है, वहां पे मुझे लगता है कि उनकी बहुत भारी जरूरत है उनके सोच की। क्योंकि अभी जो दौर चला हुआ है जिसमें लोग बहुत ही कम समय के लिए या लंबे समय की सोचे बगैर
ज्यादा सोच समझ किए बिना लोग निवेश करते हैं। इसके बजाय निवेश काफी आसान है, बशर्ते कि आप अपना नजरिया बदलिए, समय का नजरिया बदलिए, और समय का नजरिया ये बहुत बड़ा अंतर ला देता है आपके निवेश करने के स्ट्रैटेजी में। और क्या ये केवल स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते थे या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में भी इनकी रुचि थी? इस तरह से देख रहे शायद रियल एस्टेट उनके कुछ फेवरेट्स में से था, तो उनके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के आपकी क्या राय है धीरेन जी? नहीं, मुझे लगता है कि जितनी बारीकी से चीजों को समझते थे, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल इंजीनियर भी रहे थे वकील होने के पहले, और उसकी वजह से जो जितना ओपननेस इन्होंने दिखाया है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट, इनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट जिस तरह का जी चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी में रहा था, उसके अलावा काफी लोगों को जानकारी होगी कि चार्ली मुंगर एक इंडिपेंडेंट कंपनी भी चलाते थे जो कि कम्प्लीटली फेज आउट हो रही है, और उस कंपनी को पूरी तरह से बदल देना, टेक्नोलॉजी के साथ बदल देना। वो जो डेली जर्नल जिसमें की लीगल फाइलिंग्स हुआ करती थी, जिसका की कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, वो फेज आउट हो रहा है, वो ऑब्सोलेट हो रही है बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस को एक टेक्नोलॉजी बिजनेस में कन्वर्ट कर देना। तो मैं सालाना एक तो वॉरेन बफेट का एनुअल जनरल मीटिंग जरूर सुनता था, जहाँ पे इतने विटी इनके कमेंट्स आते थे, जहाँ इनको कई बार लोग कहा करते हैं कि ये वॉरेन बफेट के साइकिक थे, या दाहिना हाथ थे या बाया हाथ थे, जो भी थे, लेकिन जी। मुझे लगता है कि ये ट्रूली एक पार्टनर थे। दोनों में इतना जबरदस्त सामंजस्य था, दोनों एक दूसरे की भाषा समझ पाते थे, दोनों इवैल्यूएट कर पाते थे। और एक चीज जो कि इनका सब किसी को याद रखना चाहिए कि इनका एक कोटेशन, एक इनका कोट, कि इन्होंने कहा था कि इनको आज तक कोई एक बुद्धिमान नहीं दिखा है जो अधिकतर समय पढ़ता ना हो। बहुत धन्यवाद धीरेन जी वक्त निकालने के लिए। कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं दिखा अभी तक जो कि अधिकतर वक्त में पढ़ता ना हो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझना। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और चार्ली मुंगेर साहब पर अपनी राय रखने के लिए। CEO वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन धीरेन कुमार जी, इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं। देश में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर्स को सस्पेंड किया, निलंबित कर दिया। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद विवेक जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी और भी बैठकें होंगी, अगली बैठक जनवरी में होनी है। वित्तीय सेवा सचिव ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जो कि APS है, उसके धोखाधड़ी के संबंध में कहा कि राज्यों को इस मुद्दे पर गौर करने और आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में व्यापारियों के KYC मानकीकरण के संबंध में भी चर्चा हुई। वित्तीय सेवा सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। जोशी ने कहा कि भोले भाले ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए समाज में साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बैठक के दौरान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP में रिपोर्ट किए गए डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के नवीनतम आंकड़ों पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें ऐसे मामलों से निपटने वाली चुनौतियां और मुद्दे शामिल थे। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITY, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, भारत का क्या है रुख। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। जलवायु परिवर्तन से जो खतरा हो रहा है उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनौती से सामना करने के लिए गत 30 सालों से संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में
30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य देशों के नेता भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली कॉप की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में उपायों पर निर्भर करने के बजाय इस महत्वपूर्ण दशक में विकसित देशों की ओर से अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करने की जरूरत है और इसके लिए विकसित देशों को अपने नेट जीरो लक्ष्यों को हर साल उत्सर्जन कटौती का एक खाका तैयार करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्बन बजट बनाने की भी आवश्यकता है। And India is committed to be carbon neutral. China is committed to be carbon neutral. We need the other big Western powers to be carbon neutral, primarily because the United States, with 5% of the world's population, consumes 17% of energy. And Europe too consumes a disproportionate part of global energy. They are the ones who put the carbon on the environment. They are the ones who destroy the environment. And they're asking the emerging markets to pay the price. And that is the fundamental debate that is going on. और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 2030 तक सालाना अनुमानित $4 ट्रिलियन जुटाने की मांग की जा रही है। And I think following the G20 announcement, where climate has been really put high up on the agenda, I think India is going to put all its weight behind to make this happen. And I think funding constraints or any other constraints will not really get into the way. India will work its way to make sure that all players and stakeholders come together to advance, the climate agenda forward. आज के फोकस में मेरे साथ जुड़ रही हैं अर्चना चैटर्जी, जो कि प्रोग्राम हेड है IUCN इंडिया की। बहुत धन्यवाद अर्चना जी स्टूडियो में वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन की जो गंभीर चुनौती है उस पर चर्चा करने के लिए दुबई में पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है, लेकिन भारत का एजेंडा, भारत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, आज चर्चा उसी पर। इसलिए शुरुआत आपसे, भारत की आवाज कितनी इंपॉर्टेंट? भारत G20 की अभी उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी उनकी चल ही रही है और G20 प्रेसिडेंसी में जो दिल्ली डिक्लेरेशन एक बहुत ही सफल उपलब्धि थी, उसमें इंडिया ने लीड किया है टू पुट टुगेदर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छे से रोड मैप को ले आउट करता है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है, उसकी सोच किधर है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन है, तो उसमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जस्ट होना चाहिए। मतलब कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको भी पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। और बाकी जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है आजकल बहुत, कि जो नेचर फ्रेंडली सॉल्यूशंस हैं, इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, एनर्जी ट्रांजिशन है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, सोलर पावर, क्लीन पावर, उस सब में जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, तभी ये जो अपना ग्रीन पैक्ट है इसको हम पूरा कर सकते हैं। जी, आपने अभी मोहनदास पाई साहब को भी सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अमेरिका और यूरोप सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो वायदा किया था कि हम डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। इसमें क्या सोल्यूशन है? क्या एक जो $100 बिलियन प्रतिवर्ष की बात कही गई थी, उस पर अब ज़रूरत है एक्ट करने की, क्योंकि उसके बिना तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वो वायदा करते हैं लेकिन वो करते नहीं है ज़मीन पर। बिल्कुल, आई थिंक $100 बिलियन तो था ही प्रॉमिस, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया मुझे लगता है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमें ट्रिपल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अब 2030 तक और 4-fold 2050 तक, अगर नेट ज़ीरो का गोल अचीव करना है। तो आई थिंक ये गिवन है और इसमें हम लोग साथ हैं। इसमें ये नहीं है कि नॉर्थ जो है और साउथ को सारा कुछ सहना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक ब्रिज बना के ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्पैक्ट सब पर होगा। वी हैव सीन कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जिस तरह की इस बार नहीं ऑलरेडी हो रहा है। अर्चना जी, ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे जो जुटाने के बाद भी $4 ट्रिलियन आपने कहा कुछ और रिपोर्ट्स आ रहे हैं, IMF ने शायद कल $5 ट्रिलियन हर साल की बात कही है। ये इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्या वाकई सीरियस हो रहे हैं लोग, या फिर केवल विमान में चढ़ करके जाना दुबई और वहां पे चर्चा करना, वापस लौट आना, फिर से वही काम करना जो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते रहे हैं, ऐसे चलेगी दुनिया?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ लिप सर्विस से अब काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें ये भी ज़रूरत है समझने की कि ये पैसा कहीं अलग से नहीं आएगा। जो इन्वेस्टमेंट्स अभी हो रहे हैं, जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब ग्रीन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारा कन्वर्जेंस जो है हमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी होगा ये। तो डेफिनेटली डेवलप्ड नेशंस को आगे आना पड़ेगा, बट जैसे इंडिया है, हमारे पास भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा। हर मिनिस्ट्री के बजट को ग्रीन इन्वेस्टमेंट से अलाइन करना पड़ेगा। उसमें एक तो चीज़ है क्लाइमेट फाइनेंस, वो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट फ्रेंडली। मुझे लगता है कि अर्चना जी, भारत लगातार इस दिशा में कदम उठा रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि 2030 से पहले हमने, चाहे वो रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट की बात का जो हमने लक्ष्य तय किया था, उससे पहले, समय से पहले हमने हासिल किया। मेरा सवाल यह है कि COP28 या जो COP जैसी संस्थाएं हैं, जहां पर देखा हमने अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया अचानक। G20, शायद G7 के सम्मेलन में मैं जब कवरेज कर रहा था, ट्रम्प साहब ने ऐलान किया कि वो अमेरिका उससे बाहर जाना चाहता। ऐसे में विश्वसनीयता घटती है, विकसित देशों की सीरियसनेस नहीं नजर आती है। और भारत ने G20 के दौरान जो लीडरशिप ली है, ग्रीन पैक्ट आपने बताया, साथ ही साथ जो हमने जो बायोफ्यूल अलायंस की बात की, वो सब कुछ एक उसी दिशा में जाते हैं। हम लिप सर्विस नहीं करते, हम जो कहते हैं शायद उससे ज्यादा जमीन पे करके दिखाते हैं। बिल्कुल, लिप सर्विस आई थिंक डेवलप्ड नेशन ज़्यादा करते हैं। हमारा तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमें तो सस्टेनेबल फ्यूचर पाथ पे जाना ही है। तो इसलिए अपना हम लोग कर ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, बट आई थिंक जो भारत चलिए सक्षम देश है, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं या जो और कंट्रीज़ हैं साउथ की, सबको साथ में मिलके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सारे जगह इफेक्ट करती है। अब हिमालयन रीजन में लोग थोड़ी ना एनर्जी का वेस्टेज या ओवर यूज़ करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स तो वहाँ पर हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह जो जिस तरह से कार्बन का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का वो हो रहा है एमिशन, तो उसका इम्पैक्ट हमारे हिमालयस पे पड़ रहा है। तो ये तो सबको साथ में करना पड़ेगा, एक कंट्री या दो कंट्री के करने से नहीं होगा। और जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट में सबको आगे आना पड़ेगा। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे इस प्रोग्राम में ये है कि बहुत सारे लोग केवल बातें करते हैं। आपने भी कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं लिप सर्विस कर रही हैं, बातें बहुत अच्छी होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो कि केवल पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, एक नागरिक के तौर पर आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि भाई सभी नागरिकों को, अपने सभी सिटीजन्स को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और इसमें क्या कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर हम? एक नागरिक के तौर पे आई थिंक प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे विश्व को ही रास्ता दिखाया है थ्रू देयर लाइफ प्रोग्राम, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अगर हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में जो एक्शंस हैं छोटे छोटे, उनको अगर हम अडॉप्ट कर लें अपने लाइफ में एज अ सिटीजन, तो आई थिंक वही बहुत बड़ा कदम होगा। अगर सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें कि वाटर का मैनेजमेंट, एनर्जी का मैनेजमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, नेचर का कंजर्वेशन, पेड़ लगाइए। तो आई थिंक इंडिविजुअल छोटे छोटे कामों से आई थिंक बहुत बड़ा सब कुछ अचीव हो सकता है, इन एडिशन टू ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। और आपने कहा ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो ग्रीन आजकल बहुत सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो सब मिलके आई थिंक वी विल हैव टू डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। हंसी मुझे इसलिए आ रही क्योंकि पहले हम समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उसके बाद ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें ब्लेंडेड फाइनेंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े बड़े शब्द गढ़ते हैं, और उसके बाद दुनिया को लेक्चर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। साहब, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप 10 पुत्रों के बराबर उसका सम्मान करते हैं, और वो आपको ज्यादा फल देगा, केवल आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी देगा। नेचर के साथ रहना भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने सदियों से नहीं, करोड़ों वर्षों से सीखा है, और हम उसके साथ जीते भी आए हैं। लेकिन अब ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो लगातार अपने विकास के नाम पर इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं, जितने पंच तत्व हैं उनको विकृत कर रही हैं, और उसके बाद इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं उस पर
खरे भी नहीं उतरते हैं और वो फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो भी विमानों के जरिए इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने के बाद वो दुबई जाते हैं और 5 स्टार होटल में बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कारोबार जगत की दूसरी और खबरों पर निगाह डालेंगे। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेज गति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रही है, उसका लोहा विश्व की रेटिंग एजेंसियां भी लगातार मान रही हैं। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की GDP को लेकर के अपने अनुमान को बढ़ाया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि साल 2026 में भारत की GDP 7% तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन के लिए इसके सुस्त होकर के 4.6% रहने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का वृद्धि का जो इंजन है वो चीन से हट करके दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। S&P ग्लोबल ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास से यह साफ है कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र चीन नहीं बल्कि भारत बन सकता है। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि साल 2024 में चीन की GDP वृद्धि दर में धीमापन आएगा, 4.6% पे पहुंच जाएगी, जबकि 2025 में 4.8, 26 में 4.6 पे रहेगी। और इसी के साथ अगर भारत की बात करें, 2026 में 7% की दर से वो बढ़ोतरी करते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही S&P में साल 2026 में वियतनाम की जो वृद्धि दर है 6.8, फिलीपींस की 6.4, इंडोनेशिया की 5% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने अभी हाल ही में कहा था कि चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP 6.4% की दर से विकास करेगी। 2025 में ये 6.9% और 2026 में 7% तक पहुंच जाने का अनुमान जताया गया है। तो फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही। आगे है हमारा खास प्रोग्राम न्यूज़ एट 10 मुकिल के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।